हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल स्टडीज़ विद अभी। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। इन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों की व्याख्या इस प्रकार से करेंगे जिससे यदि एग्जाम में इसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसे भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 हमारा कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि संविधान में इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो वो संविधान में नहीं निर्धारित की गई हैं। ये निर्धारण करने का कार्य ये जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है। राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इनकी सदस्य संख्या निर्धारित करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारा अनुच्छेद 314 के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध किया गया है। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमें विस्तृत वर्णन संविधान में प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हम भाग 14 की बात करते हैं तो वो 315 से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर इसमें यह कहता कि अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध किया गया है तो फिर हमारा ये करेक्ट होता। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, इसके सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों की बात करते हैं तो वो संचित निधि पर भारित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसलिए संसद में इन पर कोई भी मतदान नहीं होता है। यह प्रावधान संविधान में इसलिए डाला गया ताकि जो इसके सदस्य हैं, सदस्यगण हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें, संसद सदस्य या फिर किसी अन्य दबाव के में आए बिना। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसके सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका वेतन भत्ते का निर्धारण संसद नहीं करती बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। संसद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनकी संख्या निर्धारण का काम राष्ट्रपति करते हैं और उनके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। इस हिसाब से चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही हमारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमारे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। क्यों? क्योंकि जो भारत के साथ अन्य देशों के जो भी संधि समझौते वगैरह होते हैं ये सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्र के प्रमुख की बात करते हैं कि राष्ट्र के जहाँ भी प्रतिनिधित्व की बात होती है तो वहाँ राष्ट्रपति को ही आगे किया जाता है या फिर राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर दूसरा हमारा, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। तो राष्ट्रपति की हम बात करें तो वो औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अगर हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात करते हैं, कमांडर, तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगर हम वरीयता क्रम की बात करते हैं तो पहले पायदान पर राष्ट्रपति को रखा जाता है जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं।
और जितने भी देश के सर्वोच्च पद होते हैं, जितने भी सर्वोच्च पद होते हैं उनकी पदों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। राष्ट्र का प्रमुख जहाँ राष्ट्रपति होता है, उसी तरह जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। इसके बाद अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। पहले तो हम ये देखें कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ये तो सही है। लेकिन क्या वे स्वेच्छा से करते हैं? तो ये हमारा पॉइंट गलत हो जाता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, ना कि स्वेच्छा से की जाती है। इस प्रकार से हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर चौथा है, संसद में केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो अगर हम भारत में संसद की बात करें तो संसद विधायिका के रूप में कार्य करती है। विधायिका अर्थात जो कानूनों का निर्माण करती है, तो उसे हम विधायिका कहते हैं और संसद विधायिका के रूप में भारत में काम करती है। लेकिन क्या कानूनों का निर्माण सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही मिलकर करती हैं? तो ये हमारा गलत है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल को पास करती हैं। उसके बाद बिल जो होता है वो अधिनियम तभी बनता है जब उसमें राष्ट्रपति अपनी मोहर या अपनी सहमति देते हैं। तो इस प्रकार से संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को ही शामिल करते, क्योंकि तीनों से जब कोई भी बिल अप्रूव हो जाता है उसके बाद ही वह अधिनियम का या कानून का रूप ले सकता है। तो इस प्रकार से हमारा अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो सही, दूसरा सही, तीसरा और चौथा हमारा गलत है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। इसके बाद हम प्रश्न 3 की बात करते हैं। प्रश्न 3 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसमें हमारा नहीं पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। पहले स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। अर्थात दोनों अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा उनके कार्य क्षेत्र के अंदर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक। फिर दूसरा स्टेटमेंट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। अगर हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, ये हमें 3 प्रकार की सूचियाँ देखने को मिलती हैं। तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट की गई है कि केंद्र और राज्यों के बीच किस क्षेत्र तक कहाँ पर कौन सी शक्ति किस सीमा तक लागू होगी। अर्थात केंद्र किस सीमा तक केंद्र का कानून किस क्षेत्र में लागू होगा, राज्य अपनी कानून को किस क्षेत्र तक बनाने की मतलब शक्ति रखती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। फिर तीसरा है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जितनी भी हमारे देश में संघबद्ध होने वाली इकाइयाँ, क्या उनमें असमान प्रतिनिधित्व दिया गया? तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया वो किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। अर्थात जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस क्षेत्र की उतनी ज़्यादा ही राज्यसभा में सीटें होंगी। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जनसंख्या कोई मैटर नहीं करती है। वहाँ प्रत्येक क्षेत्र से 2 नागरिक चुन लिए जाते हैं। 2 नागरिक प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के लिए भेजे जाते हैं। वहाँ जनसंख्या का कोई मैटर नहीं। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसका आधार है जनसंख्या। जैसे हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा के लिए आरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि 31 सीटों के लिए यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है।
इसीलिए देश का जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है वो भी सबसे ज़्यादा, और अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर है डी नंबर, राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अभी हमने बात की कुछ देर पहले, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो इस हिसाब से फिर हमारा जो डी नंबर का स्टेटमेंट है वो हमारा इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात करते हैं, त्यागपत्र की बात करते हैं, तो संविधान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, एवं जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। उसमें कहीं भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर हम महाभियोग की बात करते हैं, जो हमारा अनुच्छेद 61 है, महाभियोग के बारे में वर्णन करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 वर्णन करता है। तो इसमें यह है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाएगी उसमें प्रस्ताव लाने के पहले, मतलब उसमें प्रस्ताव जब लाया जाता है किसी भी सदन में, तो उसमें कम से कम 1/4, 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, ना कि 1/3 सदस्यों की। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। फिर तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद हमारे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और जो हमारे यूटीज हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है तो उनके निर्वाचित सदस्य, तो ये हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और अगर हम महाभियोग की बात करते हैं, तो महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, तो वो दोनों ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते, जबकि वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी महाभियोग में भाग नहीं लेते, जबकि ये निर्वाचन में भाग लेते हैं। और अगर हम देखें कि लोकसभा और जो राज्यसभा होती हैं उनके मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, जबकि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसमें हमें नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, तो हाँ, पांचवा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश, हम जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब इसमें है कि अध्यादेश के बारे में हम जानें कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो और ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई हो जिससे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना उचित समझे या मंत्रिपरिषद उचित समझे, तो वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सलाह दे सकती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या है कि जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
फिर दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। अगर हम अध्यादेश की अवधि की बात करते हैं तो उसकी अवधि होती है 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह क्यों? क्योंकि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 माह। वर्ष में 2 बैठकें, तो अनिवार्य रूप से है ये 6 माह के गैप में। तो इस प्रकार 6 माह ये हो गया। और जब संसद का सत्र स्टार्ट हो जाए, 6 माह बाद जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो उससे 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को अनुमति मिल जानी चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रहता है। अन्यथा अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। या फिर संसद चाहे तो समय से पूर्व भी 6 सप्ताह से पूर्व भी उस अध्यादेश को निरस्त कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं तो आंसर सी हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्नों को सॉल्व किया और उससे संबंधित जो उसकी व्याख्याएं हो सकती थी उसे भी हमने देखा, जिससे अगर इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी इसके इर्द गिर्द बनाया जाता है एग्जाम में तो वो आप आसानी से कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।